एक वक्त था जब सायोनी घोष का नाम सुनते ही बंगाल की राजनीति में सबसे पहले एक चेहरा सामने आता था, ममता बनर्जी का समर्थन करने वाली, बीजेपी पर तंज और हमले करने वाली और संसद में बेहद आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखने वाली युवा नेता का। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जो सायोनी घोष कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मुखर आलोचक थी, अब वही सायोनी घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। और तस्वीर शेयर करते हुए सिर्फ औपचारिक पोस्ट नहीं किया गया। सायोनी घोष ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात, एक यादगार पल। यानी राजनीति में जिस दूरी को कभी सायोनी घोष खुद अपने भाषणों से दिखाती थी, आज उसी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के साथ मुलाकात को वो सार्वजनिक तौर पर यादगार बता रही है। और यही से सवाल उठता है, क्या सायोनी घोष अब बंगाल की राजनीति में अपनी अगली पारी की तैयारी कर रही हैं? क्या वो सिर्फ टीएमसी छोड़कर एनडीए के साथ जाने वाली सांसद हैं, या फिर बीजेपी के लिए वो उससे कहीं बड़ा राजनीतिक चेहरा बनने की तैयारी में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सायोनी घोष ने पीएम मोदी के साथ वाली तस्वीर और शेर भेड़ वाले गाने के जरिए ममता बनर्जी को भी कोई संदेश दिया है? सायोनी घोष की राजनीति को समझना जरूरी है। सायोनी घोष की कहानी सिर्फ एक पार्टी बदलने की कहानी नहीं है। उनका राजनीतिक सफर बताता है कि वो राजनीति में मौके और परिस्थितियों को पढ़ना जानती है। अभिनय की दुनिया से राजनीति में आई सायोनी घोष ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद टीएमसी ने उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी और वो तृणमूल यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। साल 2024 में जादवपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर वो संसद पहुंची और संसद में आने के बाद उन्होंने खुद को सिर्फ एक सांसद तक सीमित नहीं रखा। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही कम्युनिकेशन, यानी बोलचाल। बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में बोलने की क्षमता, सोशल मीडिया की समझ, कैमरे के सामने सहजता और भाषणों में आक्रामकता के साथ साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों का इस्तेमाल। इसी वजह से वो टीएमसी की उन युवा आवाजों में शामिल हो गई जिनकी क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती थी। मार्च 2026 में भी उनके भाषणों और राजनीतिक तेवरों को लेकर उन्हें टीएमसी के प्रमुख युवा चेहरों में गिना जा रहा था। यानी सायोनी घोष ने राजनीति में एक चीज बहुत जल्दी समझ ली, आज के दौर में सिर्फ संगठन में पद होना काफी नहीं, आपका चेहरा और आपकी डिजिटल पहचान भी राजनीतिक पूंजी होती है। बीजेपी पर हमला करने वाली सायोनी घोष अचानक उसी खेमे के करीब क्यों? यहाँ कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुछ महीने पहले तक सायोनी घोष बीजेपी और केंद्र सरकार पर बेहद तीखे हमले करती थी। संसद में उनके भाषणों को लेकर खूब चर्चा भी होती थी। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए केंद्र पर हमला किया। एक समय पर उनकी पहचान एक ऐसी टीएमसी नेता के तौर पर बन चुकी थी जो संसद में बीजेपी को घेरने के लिए पार्टी की अगली पंक्ति में दिखाई देती थी। लेकिन फिर बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका लगा। जादवपुर जैसी सीट जहां से सायोनी घोष लोकसभा सांसद थी, वहां भी बीजेपी उम्मीदवार सरबोरी मुखर्जी ने टीएमसी के देवाव्रत मजूमदार को हरा दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को वहां 45% वोट मिले, जबकि टीएमसी को सिर्फ 33%। और इसी चुनावी झटके के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें तेज हो गईं। सायोनी घोष भी उसी बागी धड़े में प्रमुख चेहरों में नजर आने लगी। जून में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसदों वाले बागी गुट ने अलग राह पकड़ ली और बाद में एनसीपीआई के साथ विलय किया। यह गुट एनडीए के साथ काम करने की बात कह चुका है। यानी कुछ ही समय में सायोनी घोष की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। टीएमसी की फायर ब्रांड आवाज से एनडीए के साथ खड़े होने वाले चेहरों तक। लेकिन सायोनी ने सिर्फ पाला नहीं बदला, अपना राजनीतिक नैरेटिव भी बदल दिया। यह अंतर यहां समझना बेहद जरूरी। किसी नेता का पार्टी बदलना एक राजनीतिक घटना है, लेकिन पार्टी बदलने के बाद उसी नेता का सार्वजनिक नैरेटिव बदलना यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। और सायोनी घोष के मामले में यही देखने को मिल रहा है। जुलाई 2026 में वो संसद में केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण बिल के समर्थन में बोलती नजर आई। एंटी पेपर लीक बिल को लेकर उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि संसद में रचनात्मक बहस होनी चाहिए और युवाओं के साथ छात्रों को यह जानना चाहिए कि सरकार क्या सुधार करना चाहती है। ध्यान दीजिए, 6 महीने पहले तक केंद्र सरकार की आलोचना करने वाली नेता अब केंद्र सरकार के बिल का बचाव कर रही है।
सायोनी घोष ने सिर्फ राजनीतिक खेमे की दिशा नहीं बदली, बल्कि उन्होंने अपने राजनीतिक संदेश की दिशा भी बदल दी। सायोनी की यही बातें उन्हें बाकी बागी नेताओं से अलग करती हैं। सायोनी और बाकी बागी नेताओं में क्या अंतर है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। टीएमसी से अलग होकर एनडीए के करीब आने वाले कई बड़े अनुभवी नेता हैं। कई नेता संगठन और चुनावी राजनीति में दशकों का अनुभव रखते हैं, लेकिन सायोनी घोष की राजनीतिक पूंजी अलग है। वो युवा हैं, अभिनय की दुनिया से आती हैं, उनका चेहरा पहले से लोकप्रिय है, उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी है, वो कैमरे के सामने सहज हैं, उनकी भाषण शैली आक्रामक है और सबसे जरूरी वो पुराने राजनीतिक ढांचे और नई डिजिटल राजनीति के बीच का पुल बन सकती है। आज की राजनीति में ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि बीजेपी के सामने सिर्फ चुनाव जीतने की चुनौती नहीं, उसे नई पीढ़ी के साथ लगातार संवाद भी करना है। और जेन जी राजनीति को पुराने तरीके से नहीं देखती। ये पीढ़ी भाषण सुनने से ज्यादा वीडियो देखती है, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा छोटी क्लिप देखती है, पारंपरिक राजनीतिक भाषा से ज्यादा मीम, रील और वायरल कंटेंट से प्रभावित होती है। यानी जिस नेता का चेहरा, भाषा और सोशल मीडिया व्यक्तित्व इस पीढ़ी के अनुकूल होगा, उसकी राजनीतिक उपयोगिता बढ़ जाएगी। और सायोनी घोष इसी जगह फिट बैठती। हाल के घटनाक्रमों ने भी यही दिखाया है कि युवा और जेनजी अब राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। जेनजी के सवालों और विरोध प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी ध्यान खींचा। हालिया घटनाक्रमों के बाद राजनीतिक दलों के बीच ये चर्चा तेज हुई कि युवा वोटर को सिर्फ चुनाव के समय संबोधित करना काफी नहीं होगा। और यही सायोनी घोष जैसी नेता की उपयोगिता समझ में आती है, क्योंकि बीजेपी के पास बंगाल में संगठन है, उसके पास मजबूत नेता है, उसके पास कैडर है, लेकिन हर राजनीतिक संगठन को एक ऐसा चेहरे की जरूरत होती है जो नई पीढ़ी से भावनात्मक और डिजिटल स्तर पर कनेक्ट कर सके। सायोनी घोष के पास यही क्षमता दिखाई देती है। इसलिए कहना गलत होगा कि बीजेपी में आते ही उन्होंने कोई पद मिलना तय है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनकी राजनीतिक प्रोफाइल ऐसी है कि जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले वीडियो पर। एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीएमसी से अलग हुए सांसद पहली बार शामिल हुए। इसी दौरान सायोनी घोष के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। सायोनी ने इस मुलाकात का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, पीएम मोदी के साथ मेरी पहली मुलाकात, एक यादगार पल। यह मुलाकात एनडीए की संसदीय बैठक के दौरान हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। सायोनी घोष ने बैठक को ज्ञानवर्धक बताया और एफटीए जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा का भी जिक्र किया। लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर से ज्यादा चर्चा हुई म्यूजिक की, जिसे सायोनी ने वीडियो में लगाया, शेर और भेड़ का रूपक। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ भेड़। अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ एक गाना था या फिर इसमें कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा था? क्या शेर पीएम मोदी और भेड़ विरोधियों के लिए था? यहाँ थोड़ा संभल कर समझने की जरूरत है। सायोनी घोष ने खुद ये नहीं कहा कि शेर से उनका मतलब पीएम मोदी से। तो क्या सायोनी घोष पुराने राजनीतिक विरोधियों को ये बताना चाहते हैं कि अब उनका राजनीतिक रास्ता बदल चुका है? क्या ये टीएमसी नेतृत्व के लिए कोई अप्रत्यक्ष संदेश था? क्या इसमें ममता बनर्जी की ओर इशारा किया गया था, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की भाषा में बनाया गया एक आकर्षक वीडियो था? फिलहाल इसका जवाब सिर्फ सायोनी घोष ही दे सकती हैं, लेकिन राजनीति में कई बार तस्वीरें और प्रतीक शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। सायोनी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? असल सवाल ये नहीं कि सायोनी घोष ने टीएमसी छोड़ी या नहीं, असल सवाल यह है कि अब वो अपनी नई राजनीतिक जगह कहां बनाना चाहती हैं, क्योंकि उनके सामने तीन रास्ते हैं। पहला, वो एनडीए के साथ एक सांसद के रूप में काम करती रही। दूसरा, बंगाल में एक बड़े युवा राजनीतिक चेहरे के तौर पर अपनी जगह मजबूत करें। और तीसरा, उन्हें संगठन या सरकार में कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यही वो संभावना है जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी तक सायोनी घोष को किसी केंद्रीय मंत्री पद या किसी निश्चित बड़ी जिम्मेदारी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी जगह को लेकर कोई भी बात अभी राजनीतिक अटकल ही होगी। लेकिन अगर भविष्य में बीजेपी को युवा चेहरों को आगे बढ़ाना होगा, अगर बंगाल में पार्टी को नए चेहरे चाहिए, अगर पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सोशल मीडिया और युवाओं के बीच तेजी से पहुंच बना सके, तो सायोनी घोष उन नामों में क्यों नहीं होंगी जिन पर नजर रखी जाए। और यहाँ सायोनी घोष की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। सायोनी घोष सिर्फ एक राजनेता नहीं, उनके पास पब्लिक पर्सनैलिटी है। अभिनेत्री होने के कारण कैमरे की समझ है, संसद में भाषण देने का अनुभव है, सोशल मीडिया पर मौजूदगी है, बंगाल की राजनीति में पहचान, और अब उनके पास एनडीए के साथ काम करने का अनुभव भी जुड़ रहा है। यानी अगर बीजेपी बंगाल में अपने पुराने राजनीतिक चेहरे के साथ साथ नए चेहरे और अपेक्षाकृत
युवा चेहरों की टीम बनाना चाहती है तो सायोनी एक संभावित विकल्प हो सकती है। और शायद यही वजह है कि उनकी हर गतिविधि अब सामान्य से ज्यादा राजनीतिक अर्थ पैदा कर रही है। क्या सायोनी घोष बीजेपी की अगली जेन जी फेस बन सकती हैं? यह भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया और लोकप्रियता से नहीं चलती। संगठन चाहिए, जमीनी नेटवर्क चाहिए, कार्यकर्ताओं का समर्थन चाहिए, चुनाव जिताने की क्षमता चाहिए और सबसे जरूरी, लंबे समय तक राजनीतिक विश्वसनीयता बनाए रखना पड़ता है। सायोनी घोष के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती भी यही है, क्योंकि टीएमसी छोड़ने के बाद उनके खिलाफ पाला बदलने का आरोप भी लग रहा है। जुलाई में बंगाल में एक पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान उन्हें विरोध और गद्दार, बेईमान जैसे नारे भी सुनने पड़े थे। यानी उनका नया राजनीतिक सफर आसान नहीं होगा। उन्हें सिर्फ बीजेपी या एनडीए के भीतर अपनी जगह नहीं बनानी, बल्कि बंगाल की जनता के बीच ये साबित करना होगा कि उनका राजनीतिक बदलाव किसी तत्काल फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक दिशा का हिस्सा है। और यही सायोनी घोष की राजनीतिक चतुराई की असली परीक्षा होगी। सायोनी ने अब तक राजनीति में कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है। टीएमसी में तेजी से उभरना, युवा संगठन की जिम्मेदारी, 2024 में लोकसभा पहुंचना, संसद में अपनी अलग पहचान बनाना, 2026 के चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर उठे संकट में अलग रास्ता चुनना, 20 सांसदों वाले बागी गुट के साथ एनडीए के करीब जाना और अब पीएम मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात को सार्वजनिक तौर पर यादगार पल बताना। यह घटनाक्रम एक बात जरूर दिखाता है, सायोनी घोष राजनीति में मौके को पहचानने की क्षमता रखती है। अब देखना यह होगा कि वो इस मौके को कितनी दूर तक ले जाती है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पीएम मोदी के साथ तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये सायोनी घोष की राजनीतिक यात्रा का एक नया चैप्टर भी हो सकता है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए, और इन दोनों के बीच सायोनी घोष जैसी युवा नेता का राजनीतिक सफर अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। वो जिस पार्टी की सबसे मुखर आवाजों में थी, आज उसी पार्टी के बागी गुट का हिस्सा है। जिस नेता पर कभी तीखे राजनीतिक हमले किए गए, आज उसी प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरों को यादगार बता रही। और जिस बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का प्रभाव दशकों से दिखाई देता रहा, वहीं अब नई पीढ़ी के नेताओं के लिए जगह बन रही है। सायोनी घोष उस बदलती राजनीति का एक चेहरा हो सकती हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ एनडीए की एक सांसद बनकर रह जाएंगी, या फिर बीजेपी उन्हें बंगाल में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर अपनी नई पीढ़ी तैयार करेगी? क्या वो संगठन में कोई अहम भूमिका निभाएंगी? क्या उन्हें सरकार या पार्टी में कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है, या फिर उनकी राजनीति का अगला पड़ाव संसद के भीतर ही रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर है, सायोनी घोष ने अपना राजनीतिक पत्ता बदल दिया है और पीएम मोदी के साथ यादगार मुलाकात शायद उस नए पत्ते को सार्वजनिक तौर पर दिखाने का सबसे बड़ा संकेत है। अब देखना सिर्फ यह है कि सायोनी घोष के हाथ में आया ये नया राजनीतिक कार्ड उन्हें कहां तक पहुंचाता है। और अगर बीजेपी सच में जेंसी और युवा वोटरों के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करने की रणनीति पर आगे बढ़ती है, तो क्या सायोनी घोष उस रणनीति का एक अहम चेहरा बनेंगी? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है।